कुछ सांद्रता इकाइयाँ, इनमें से अपने कुछ सांद्रता इकाइयाँ कर चुके थे। आज अपने नेक्स्ट सांद्रता इकाइयों की बात करते हैं। अच्छा, जो हमने सांद्रता इकाइयाँ की उनको एक बार ध्यान से देखो अगेन। पहली हमने सांद्रता इकाई की थी वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, क्या कहा था हमने? 100 ग्राम विलयन में अपने को ये देखना है कि जो विलय है उसके कितने ग्राम है। ठीक है, विलय के कितने ग्राम है। सेकंड यूनिट में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या कहा था? 100 ग्राम 100 ml विलयन में विलय के ml चेक करें। थर्ड में वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। 100 ml विलयन में विलय के ग्राम चेक करना। फोर्थ में हमने कहा था वॉल्यूम बाई वेट परसेंट। 100 ग्राम विलयन में विलय के ml चेक करने। 5 नंबर में हमने कहा था ppm 10⁶ भाग विलयन में विलय के भाग चेक करने। और भाग का क्या था? आयतन के रूप में ले लो या द्रव्यमान के रूप में ले लो। ठीक है। 6 नंबर में हमने कहा था ppb पार्ट्स पर बिलियन 10⁹ भाग विलयन में विलय के भाग चेक करने। 7 नंबर में अपने बात करते हैं। हमने बात की थी सामर्थ्य। सामर्थ्य में क्या कहा हमने? इस बार 1 लीटर विलयन में अपने को विलय के ग्राम चेक करने। ठीक है। 8 नंबर में हम बात करेंगे मोलरता। क्या इसमें लिखा था हमने? 1 लीटर विलयन में हमें क्या चेक करना है? 1 लीटर विलयन में हमें विलय के मोल चेक करने। ठीक है। 9 नंबर में हम बात करेंगे मोलरता में क्या करना है? अब ये फर्स्ट यूनिट देखो ऐसी है जिसमें मैं ये कहूंगा 1 kg 1 ग्राम इस बार विलायक लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विलायक लेना है और इसमें विलय के मोल चेक करने हैं। ठीक है। 10 नंबर अपने बात करेंगे मोलरता के बाद में अपने बात करेंगे फॉर्मूला में क्या होता है? इसमें हमें 1 लीटर विलयन में अगेन विलयन आया 1 लीटर विलयन में अपने को चेक करना है विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। ग्राम सूत्र भारों की संख्या। और 11 नंबर अपने बात करेंगे नॉर्मलता। इसमें अपने क्या करेंगे? 1 लीटर विलयन में अपने अगेन क्या चेक करेंगे? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करेंगे। तुल्यांकों की संख्या। और फाइनली 12 नंबर अपने बात करेंगे, एक यूनिट और रह गई है मोल अंश। इसकी अपने लास्ट में बात करेंगे। मोल अंश बिल्कुल आसान सी है। तो देखो इतना सा यदि ये पार्ट आपको याद रहता है तो आप सारे के सारे डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है। इसमें हमने लिखा था 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा वेट बाई वेट परसेंट कहलाती है। इसमें 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट कहलाती है। इसमें हमने लिखा था 100 ml विलयन में
विलय की ग्राम में मात्रा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहलाती है। अच्छा, इसमें 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय के ml में मात्रा वॉल्यूम बाय वेट परसेंट कहलाती है। 10⁶ भाग मिलियन में विलय के भागों की संख्या ppm पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। 10⁹ भाग मिलियन में विलय के भागों की संख्या पार्ट्स पर बिलियन कहलाती है। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा सामर्थ्य कहलाती है। और यहाँ तक शायद यहाँ तक मोलरता तक अपने पढ़ चुके थे। 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। आज अपने बात करते हैं मोलरता क्या होती है। तो उसमें मोलरता क्या होती है, मोलरता के बारे में आज पढ़ते हैं। मोलरता क्या होती है, यहां से डेफिनेशन तो यही से पता चल रहा है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या लिखेंगे, 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता है। अच्छा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, ध्यान को, इसको तो प्रदर्शित करते हैं अपने कैपिटल M से और इसको प्रदर्शित करते हैं अपने स्मॉल m से। ठीक है, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, स्मॉल m। ठीक है, जबकि मोलरता को कैपिटल M से। अच्छा, मोलरता क्या था, मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें, केजी। अच्छा, इसको आप यूं भी लिख सकते हो, इसी को आप यूं भी लिख सकते हो, m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर ये विलय के मोल, मोल को m से लिखते हैं और विलय को b से लिखते हैं। बता रखे हैं ना, विलय को b से, विलायक को s से, a से और विलय को ab से। ठीक है, तो विलय के मोल, मोल को n से, विलय को b से, nb। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को w से और विलायक का hb b से। और किसमें है, kg में, तो ब्रैकेट में तो kg, है ना। अच्छा, इसको अपने यूं भी लिख सकते हैं, WB, है ना, किसमें है, ग्राम में, अपॉन MB, मोलर मास किसमें होता है, ग्राम में, इनटू WB किसमें, केजी, है ना। ऐसे, क्योंकि आप जानते हो मैंने आपको मोल को काउंट करने के लिए 3 तरीके बता रहे हैं। एक तो यदि आपको किसी का मास बता दिया जाए तो आप उसका मोलर मास से डिवाइड कर दो। किसी का वेट बता दिया तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। दूसरा, किसी के नंबर ऑफ पार्टिकल बता दिए, कणों की संख्या बता दी, तो अवगात संख्या से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। तीसरा, किसी गैस के लिए उसका आयतन बता दिया जाए, ठीक है, तो बता में 22.4 या फिर 22.7 कर दो। देख लेना गैस आदर्श स्थिति में है या वास्तविक स्थिति में। वास्तविक में हो तो 22.7 लगाना, आदर्श में हो तो 22.4 लगाना। ठीक है, तो ये आपको नंबर ऑफ मोल काउंट करने का फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोल कंसेप्ट। ठीक है, तो मोल को ज्ञात करने के 3 तरीके, तो इसी से मैंने NP को देखो याद किया, WB/NP। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो अपने अब बात करते हैं मोलरता से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मोलरता से संबंधित एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन है 1.004
ग्राम पर ml घनत्व वाले H2SO4 के जलीय विलयन का वेट बाई वेट परसेंट 50% हो तो मोलरता व सामर्थ्य ज्ञात। तो देखो कैसे काउंट करेंगे, मोलरता भी काउंट करनी है, और सामर्थ्य भी ज्ञात है। मोलरता का क्या है, मोलरता का मोल पर लीटर मोलरता, ठीक है, मोल केजी में कितने हैं और सामर्थ्य है 1 लीटर में ग्राम कितने है ना। तो देखो आपको 1.004 ग्राम दिया हुआ, ठीक है, 1.004 ग्राम आपको दिया ग्राम पर। इसका मीनिंग क्या है, बोले 1 ml में इतना ग्राम है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, इसका मीनिंग ये हो गया कि 1004 ग्राम पर लीटर है, यही तो है इसका मीनिंग, है ना भाई। इसका मीनिंग यही हुआ ना, जैसे मैंने लिखा 1.00 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में इतना ग्राम है, तो मैं कहूंगा 2 ml में क्या होगा, 2 गुना। 1000 ml में कितना होगा, तो इसका 1000 गुना, मतलब 1000 ml में कितने ग्राम होंगे, 1000 गुना। तो इसका मीनिंग ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये हो गया 1004 ग्राम और ये पर लीटर, ठीक है, 1004 ग्राम पर लीटर हो गया, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.004 केजी पर लीटर, एक ही बात हुआ। अच्छा, तो इतना ग्राम पर लीटर है। अब देखो इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इसका वेट बाई वेट परसेंट 50% है, तो वेट बाई वेट परसेंट 50% है, इसका मीनिंग क्या है कि 50% तो है मिलाए, मतलब कौन हो गया H2, और 50% है विलय, मतलब कौन हो गया 50% H2SO, है ना। तो 50% है। अच्छा, 1 लीटर में टोटल ग्राम है कितने, टोटल ग्राम है 1004, तो 1004 है, तो मैं कहूंगा कि 502 ग्राम तो ये हो गया, और 502 ग्राम ही ये हो गया, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। यदि यहां लिख देता वो 20% या 70%, तो भैया वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला लगा के और ये अमाउंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ 50% था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो 50% इसका है, टोटल ये है 1 लीटर में इतना ग्राम है, मतलब 502 ग्राम ये है, 502 ग्राम ये। अच्छा, अब मैं क्या कहूं, मैं ये कहूं कि 502 ग्राम में विलय है 502 ग्राम, तो 502 ग्राम विलय है, तो मैं कहूंगा इसके मोल कितने हैं, NH2SO4 मोल कितने हैं इसके, तो इसके मोल 502 बटा में H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, एक हुआ ना 98, है ना। 502 को 98 से डिवाइड कर लो, ठीक है, जो भी मोल है मोल आप, ठीक है, 98 से आप डिवाइड कर लो, जो भी मोल है वो मोल यहां रखो। $5.12 मोल
5.12 मोल, मतलब 502 ग्राम में 5.12 मोल है। तो मुझे एक बात बताओ, जब 502 ग्राम में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसे लिख सकते हैं हमने 502 ग्राम H2O में विलय के मोल कितने? 5.12। ठीक है, तो मैं कहूंगा 1 ग्राम H2O में विलय के मोल, विलय मतलब H2SO होते मोल, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 5.12 बटा 502, है ना। तो मैं कहूंगा 1000 ग्राम में देखना है, क्योंकि मोलरता होती क्या है? मोलरता होती है 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो मैं कहूंगा 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोल, क्या कहूंगा? 5.12 बटा 502 इंटू 1000। ठीक है, तो कितने मोल आ जाएंगे? मोलरता कितनी आ जाएगी? 1000 ग्राम में ये कितने आ जाएंगे? 1.99, ठीक है, मोल पर केजी, अप्रोक्सीमेट 2 ही है। ठीक है, नहीं 500 2 ग्राम H2O में विलय के मोल, गलत आना है, क्योंकि जब 502 ग्राम में ये कह रहा है 5.12 है, तो ये 1000 ग्राम में तो नो डाउट डबल ही होना है ना। 10.99 या कहते हैं अप्रोक्सीमेट 11 मोल पर केजी। तो ये तो आ गई आपकी मोलरता। ठीक है, ये तो मोलरता आपने काउंट कर ली। अब कह रहा है मोलरता, तो मोलरता हम 1 लीटर मिलियन में विलय के मोल देखते हैं ना, तो 1 लीटर मिलियन में विलय के मोल तो यही तो है, तो ये हमारी मोलरता होगी, ये मोलरता होगी, ये मोलरता होगी, ये मोलरता होगी। फिर कह रहे हैं सामर्थ्य है, सामर्थ्य क्या होती है? ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर 502 ग्राम 1 लीटर में तो है ना, 1 लीटर में, तो सामर्थ्य कितनी आ जाएगी? 502 ग्राम पर लीटर। क्लियर? तो ये इसमें बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना है, 50-50% दिया हुआ तो डायरेक्ट कर सकते हो, और ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्राम पर यूनिट ml में ये घनत्व की कई बार घनत्व वर्ड भी नहीं लिखता है डायरेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए 1 ml में 1.004 ग्राम, 2 ml में 2 गुना, 3 ml में 3 गुना, 1000 ml में 1000 गुना, है ना। तो 1000 ml 104 ग्राम के इक्वल है, या तो 1 लीटर में 1004 ग्राम। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे कभी कभी 20% 80% और ये दे दिए जाए, ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा के और फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? मान लो जैसे 80% दिया है, 80% है, तो आपका वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? वेट बाई वेट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि विलय के ग्राम कितने हैं बटा टोटल विलियन इनटू 100, है ना। अब जैसे वेट बाई वेट परसेंट आपको दिया हुआ है, वेट बाई वेट परसेंट दिया हुआ है, 80% दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख लो, ये आपको काउंट करना है, WB काउंट हो जाएगा, है ना, ये तो काउंट करना है आपको। अच्छा, WAB कुल कितना ग्राम है, ये आप यहाँ पे ये 1004, है ना, इंटू 100,
ये आपका काम हो जाएगा, है ना। अभी जैसे मैंने आपको कितना दिया था, 50 दिया था, तो यहाँ आपने 50 होगा। मैंने कहा था 502 आया, तो आप करके देख लो 502 ही आएगा। ये देखो WB और ये ग्राम में, अच्छा कितना, इसको अपने इधर लेके जाए तो 50 × 1004 बटा 100, ठीक है। इसको आप गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 502 बटा 100 करोगे, बटा करोगे 502, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप चाहे तो फॉर्मूला लगा के कर लो। 50% दिया है तो डायरेक्ट ही 50-50 कर लो, ऐसे 10% है, 10-90 है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ दिमाग चल रहा हो डायरेक्ट तो वहाँ डायरेक्ट ही करते हो, कोई जरूरी नहीं है कि अपने फॉर्मूला वगैरह लगाएं इसको निकालें, कोई जरूरी नहीं। चलो नेक्स्ट यूनिट बात करते हैं अपने फॉर्मूला नॉर्मलता मोलस। तो आज अपने ये 2 यूनिट और कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अपने नॉर्मलता करेंगे, थोड़ी सी टफ यूनिट आई नॉर्मलता की बात करें, फॉर्मूला की बात होता है। देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में ध्यान दो, फॉर्मूला से पहले भी मैं एक मोलन्स और आपको बता देता हूं कि मोलन्स क्या। तो देखो मोलन्स जो होता है ना, ये विलयन के घटकों का ज्ञान करते हैं और किसी विलयन के घटक के मोलन्स को x के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात तो आप याद रखो, विलयन के किसी घटक के मोल अंश को x घटक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अच्छा दूसरी बात, मोलन्स होता क्या है, मोलन्स क्या होता है, देखो मोलन्स की परिभाषा क्या है, किसी घटक का मोलन्स विलयन में उस घटक के मोल व सभी घटकों के मोलों के योग का अनुपात होता है। अब देखो इसको सुनो, अनुपात, मान लो मैं ये कहता हूं, माना विलयन में A व B घटक, ठीक है। अब यदि A व B घटक है तो A घटक के लिए मोलन्स कैसे लिखूंगा x और B घटक के लिए मोलन्स कैसे लिखूंगा x। ये तो मैंने पहली लाइन में लिखा है कि विलयन के किसी घटक के मोलन्स को x घटक के रूप में लिखा जाता है। तो मैंने कहा A घटक है तो इसका मोलन्स x है और B घटक का x है। दूसरी लाइन में किसी घटक का मोलन्स होता क्या है, किसी घटक का मोलन्स विलयन में उस घटक के मोल व सभी घटकों के मोलों के योग का अनुपात होता है ना। तो उस घटक के मोल, जैसे मैंने कहा A घटक है तो A घटक के मोल कितने होंगे, Na। विलयन के सभी घटकों के मोलों का योग, अच्छा घटक 2 ही तो है, इनके मोलों का योग Na + Nb का अनुपात, ये अनुपात होगा। ऐसे में ये xb का, तो xb के मूल b घटक के मूल nb, सभी घटक 2 ही तो घटक है तो क्या लिखूंगा Na + Nb, ठीक है। जैसे मान लो 3 घटक होते तो मैं xc टर्म्स और लिख देता, xc, है ना। 3 घटक होते जैसे a b c, 3 घटक होते, a b और c 3 घटक है तो मैं क्या लिखता, यहाँ पे c टर्म्स और लिखता, यहाँ पे भी c टर्म्स और लिखता। c घटक का मोलन्स लिखना होता, क्या लिखता, Nc/Na + Nb + Nc। एक बात याद रखें, विलयन में चाहे कितने भी घटक हों, घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक रहता है। मतलब यदि घटक 2 होते ना तो मैं कहता x + xb कितना
कितना होगा एक। अभी जैसे देखा 3 हुए तो xa प्लस xb प्लस xc तो भी कितना होता है एक। अनंत होते हैं ना xa प्लस xb है ना, चाहे कितने भी घटक हो xn, घटकों का जो योग होगा वो हमेशा एक रहेगा। इस चीज को भले आप नोट करके लिख लो, विलयन के सभी घटकों का योग, सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक रहता है। चाहे तो आप इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। इन तीनों को सम करो, सम करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा एक, ठीक है। तो इन तीनों को सम करोगे तो यही होगा xa प्लस xb प्लस xc, और इन तीनों का सम करके कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। ओके, तो ये तो हो गया मोल अंश की बात। अब अपने बात करते हैं यूनिट फॉर्मूलता कि ये फॉर्मूलता क्या होती है। तो सुनो, फॉर्मूलता क्या होती है। लास्ट यूनिट अपने नॉर्मलता की बात है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपने फॉर्मूलता की बात करते हैं। अब देखो, जब हमने मोल अंशों का कह ही दिया कि मोल अंशों का योग, घटकों के मूल अंशों का योग सदैव एक होता है, तो यदि आपको एक घटक का मूल अंश दिया हुआ है ना, तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है, उसको एक में से घटा के और आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये अब बात करते हैं कि ये फॉर्मूलता क्या होती है। तो सुनो फॉर्मूलता, तो देखो परिभाषा तो अपने को यहीं से मिल जाएगी, 1 लीटर विलियन में विलियन के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। फॉर्मूलता क्या रहती है, ठीक है। क्या लिखूंगा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, ग्राम सूत्र भारों की संख्या फॉर्मूलता है। अच्छा, अब डिनोट किससे करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल एफ किसके इक्वल है, विलय के ग्राम सूत्र भार, विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या बटा एक लीटर विलियन है, मतलब विलियन का आयतन, उसमें अब अपने को करना क्या है, केवल इस विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या का समझना है। इसका यदि अपने को समझ आ जाता है तो अपने आसानी से इस यूनिट को समझ सकते हैं। तो देखो अपने ये कहते हैं कि विलय के या देखो ग्राम सूत्र भारों की संख्या होती है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या, इसको ज्ञात कैसे करें। तो सुनो, इसको कैसे ज्ञात कैसे ज्ञात, इसके लिए देखो इक्वेशन समझाता हूं मैं आपको। पहले मान लो मैं ये कहता हूं कि ये जल है विलायक, और इसमें मैंने एसिटिक एसिड मिला दिया CH3COOH। आप सब जानते हैं एसिटिक एसिड का जो वजन द्रव्यमान होता है वो 7 ग्राम होता है, 12 दूनी 24 और 3 27 और 32 और 1 टोटल 60 ग्राम हो जाएगा। इसको आप जैसे इसमें एसिटिक एसिड को जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, आप ये भी जानते हो कि एसिटिक एसिड होता है ना, ये वाटर में संघनित हो जाता है, इसका संघनन होता है वाटर में, ठीक है। और दो पार्टिकल होते हैं ना, वो आपस में संघनित होते हैं और एक ही पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो पार्टिकल होते हैं वो आपस में संघनित होते हैं और एक ही पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से इस ऑक्सीजन और H के बीच में इस प्रकार
कार्बोक्सी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलता, ये आपने 11th में पढ़ा, ठीक है। और एसिटिक एसिड की ये जो डाइमर, ये जो संघनन अवस्था है इसको बोलते हैं द्विधा, डाइमर। अब मैं ये कहूं कि इसकी डाइमर अवस्था में इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, तो देखो अकेला ये एसिटिक एसिड का कण होता तो आप कहते 60 ग्राम, लेकिन विलियन में दो कण मिलकर एक कण की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मतलब विलियन में इसका मोलर द्रव्यमान है 120 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो, अब मान लो मैं ये कहता हूं कि ये जो एसिटिक एसिड है, आपने 240 ग्राम एसिटिक एसिड जो है वो वाटर में डिसोल्व किया, और डिसोल्व करके और आपने 500 ml एसिटिक एसिड का जलीय विलयन बना दिया। जो सुनो एक बार फिर से क्या कह रहा हूं, एसिटिक एसिड के 500 ml जलीय विलयन में 240 ग्राम एसिटिक एसिड उपस्थित हो तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा हूं क्वेश्चन, एसिटिक एसिड के 500 ml जलीय विलयन में 240 ग्राम एसिटिक एसिड उपस्थित हो तो विलयन की फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, है ना। तो फॉर्मूला में अपने को क्या चाहिए, विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो देखो ग्राम सूत्र भारों की संख्या होती क्या है, ग्राम सूत्र भारों की संख्या होती है द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, और वो भी किसमें, विलयन में। इंपॉर्टेंट बात है कि मोलर द्रव्यमान नॉर्मल यूज नहीं करना है, विलयन में यूज करना है, ठीक है। अच्छा द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 240 ग्राम, क्वेश्चन देखो 240 ग्राम दिया है। मोलर द्रव्यमान, एसिटिक एसिड का मोलर द्रव्यमान विलयन में कह रहा है, वैसे तो सब जानते हैं इसका मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम होता है, पर विलयन में कितना हुआ, बोले विलयन में जो है डाइमर की फॉर्म में आ गया, और विलयन में द्रव्यमान इसका 120 ग्राम हो गया, तो बटा में लिखूंगा मैं 120 ग्राम, ठीक है। कट आउट करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 ग्राम सूत्र भारों की संख्या कितनी आ गई, ग्राम से ग्राम कट आउट, यूनिट कट आउट हो गई, संख्या आ गई, संख्या ही जाइए। तो ये है संख्या। अच्छा ये संख्या कितने में है, 500 ml एसिटिक एसिड के जरिए विलयन में है, कितनी संख्या 2, तो आपको 1 लीटर में देखना है, तो जब 500 ml में 2 है तो 1 लीटर में कितना होगा 4, तो आंसर आ गया 4F, ये आंसर, ठीक है। मतलब एक बात साफ है, फॉर्मूला इकाई का उपयोग कब किया जाता है, जब विलय का विलायक में संघनन होता है, तो ऐसी स्थिति में विलयन की सांद्रता फॉर्मूला में भी ज्ञात की जा सकती है, अदरवाइज फॉर्मूला यूनिट का यूज ही नहीं करते। क्लियर होगी बात ये, तो ये आप ध्यान में रखोगे। बस यहाँ पे ग्राम सूत्र भागों की संख्या ध्यान रखनी है, क्या फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान, लेकिन कौन सा, विलयन का। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे नॉर्मलता क्या होती है, और एक बात मैं फिर बता देना चाहता हूं, ये जितना भी वर्क्स है जो मैं आपको ये करवा रहा हूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी। टीचर के केवल समझाने से आपको समझ में आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अलग अलग क्वेश्चन करोगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, ये जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, आप इसके अलावा भी मैं जैसे सॉलिड स्टेट है जो आपको मैंने पहले लेसन करवाया, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवाऊंगा, केमिकल काइनेटिक्स करवाऊंगा, ठीक है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी लेसन है ना, इनमें ज्यादातर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने केवल सोचकर और अप्रोक्सीमेट आंसर तो अपने डायरेक्ट ही बता सकते हैं। हाँ, कैलकुलेट करने के बाद एकदम जो भी आंसर आना चाहिए वो एक्यूरेट बता सकते हैं। बाकी अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आना चाहिए, यदि क्लियरिटी दिमाग में है आपके तो आप अप्रोक्सीमेट आंसर आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व करने का भी कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे नॉर्मलता क्या।